अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब का पहला बाकायदा रिएक्शन जो है वो आ चुका है सज़ा के बाद। और आज GHQ गेट हमला केस की समाअत थी और इस सिलसिले में अडियाला में आज फिर इमरान खान साहब के पुराने नए साथी ये सब जमा हुए। और इस मौके पर जाहिर है जो ज़्यादा चीज़ मौजूए बहस बनी रही वो थी कल जो अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा सुनाई गई है। तो इसके ऊपर आज इमरान खान साहब की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया और इमरान खान साहब ने एक बड़ा मुतालबा भी सामने रख दिया है। इसके ऊपर एक तज्जिया है जो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ अलकादिर यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो खासे परेशान थे पहले ही से, जब से ये केस चल रहा था। और उसके बाद जो कल फैसला आया है उसमें यूनिवर्सिटी को तहवील में दे दिया गया है सरकार की, जिसकी वजह से वहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि स्टूडेंट्स को वहाँ से जाने के लिए फ़िलहाल कहा गया है या वहाँ पर पुलिस वगैरह आ गई है। तो ज़ाहिर है जो एक नॉर्मल माहौल था यूनिवर्सिटी का वो तो नहीं रहा। तो उसकी वजह से भी एक बच्चों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर फैसल चौधरी साहब ने आज क्या ऐलान किया है ये आपके साथ शेयर करूंगी। आज एक खबर गुजरी है नज़र से, मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तस्वीर जो है मुतालिया पाकिस्तान की किताब में शामिल करवाने के लिए कह दिया है या करवा दी है। ये जो तस्वीर है क्यों शाया की जा रही है, और उनकी वालदा कुलसूम नवाज साहिबा अल्लाह उनको जन्नत दे मरहूम हैं, उनकी भी तस्वीर उन्होंने साथ में शामिल करवाई है। उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं और फिर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। एक अच्छी खबर भी है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए, वो क्या है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो काफ़ी कुछ आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं यहाँ से कि इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या आया है। तो आज GHQ हमला गेट केस, जहाँ पर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई बहुत से वकला की, इमरान खान साहब के पुराने साथियों की, और जो इस वक्त भी उनके मुख्तलिफ कारकुनान जेलों में कैदें भुगत रहे हैं उनके साथ नामजद हैं। तो आज काफ़ी सारे लोग दोबारा से अडियाला पहुंचे हुए थे। यहाँ पर इमरान खान साहब से जाहिर है कि जो कल की सज़ा थी उसके हवाले से काफ़ी तफसीली बात हुई और फैसल चौधरी एडवोकेट ने इमरान खान साहब से मुतल्लिक आके चीज़ें मीडिया को ब्रीफ की। उन्होंने बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब से जब उन्होंने ये सवाल किया कि बाहर तो ये प्रोपेगेंडा एक दो लोगों के थ्रू करने की कोशिश हुई कि आप सज़ा सुनकर काफ़ी परेशान हो गए, तो इस पर इमरान खान साहब मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि जब मुझे 34 साल इन्होंने सज़ा सुना दी थी कैद की तो मैं उस वक्त परेशान नहीं हुआ, तो अब इतनी सी सज़ा के ऊपर मैं क्या परेशान हूँगा। तो सबको पता है कि ये सज़ाएँ क्यों हैं, कैसे हैं और क्या इसका मुस्तकबिल है, तो मैं ऐसी चीज़ के ऊपर क्यों भला परेशान हूँगा। और इसके ऊपर उन्होंने फिर बताया भी, यानी फैसल चौधरी साहब ने भी इस बात को डिस्क्लोज किया जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जिस तरह से वहाँ पर ख़ास तौर पर लोगों को भेजा गया था बदतमीज़ी करने के लिए, कुछ ऐसा नाखुशगवार वाक़या वहाँ पर पेश आता, इमरान खान साहब गुस्से में कुछ कह जाते ताकि वहाँ से फिर वो ये ख़बर लेकर आते कि जी इमरान खान साहब तो बड़े सटपटा गए हैं या बड़े घबरा गए हैं और घबराहट में, फ्रस्ट्रेशन में वो इस तरह से अल्फाज कह गए वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की बातें उनसे करवाने की कोशिश थी। उस गुल गपाड़े की वजह से तो इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो फिर उनसे ऊट पटांग सवालात भी किए गए। उसके भी उन्होंने जब उनकी मर्जी के मुताबिक कोई कॉन्ट्रोवर्शियल जवाब नहीं दिए तो उसके बाद फिर उन्होंने आके झूठ घड़ना शुरू कर दिया और फिर झूठ घड़ते हुए उनका ये कहना था कि जी वो घबरा गए हैं, जबकि उनके अच्छों को भी पता है कि वो घबराए नहीं हैं। जो बंदा घबराया हुआ हो वो फिर डील कर लेता है, क्योंकि ये 3 दफ़ा जब फैसला मौखर किया गया तो उस वक्त क्या वजह थी, यही कि डील ऑफर की जा रही थी कि आप ये मान लें, आप ये मान लें, आप ये मान लें। तो जब वो नहीं मान रहा था तो फिर उसको ये बता दिया गया था। कल तो हामिद मीर साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपको हम ये सज़ा सुनाने जा रहे हैं। तो वो अगर घबराने वालों में से होता तो वो उसी वक्त कह देता कि भाई आप ये सज़ा ना सुनाएं, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा कर लेता हूँ, अगर वो घबराया होता तो। लेकिन उसने कहा कि आपने जो करना है कर लें और फिर उन्होंने सज़ा सुना दी। मज़े की बात यह है कि असल में सज़ा सुनाने वाले घबराए हुए थे, क्योंकि ये भी हामिद मीर साहब ने कल डिस्क्लोज़ किया कि जब इमरान खान साहब से ये कहा गया कि हम आपको 14 साल की कैद की सज़ा सुना रहे हैं, तो साथ में उनसे ये कहा गया कि आपने हमें ज़्यादा बुरा भला नहीं कहना, ज़्यादा गालियाँ नहीं देनी, तनकीद नहीं करनी। तो खान साहब ने आगे से कहा कि भाई मैं तो जेल में बैठा हूँ तो मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ, मैं आपको क्या बुरा भला कह सकता हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मतलब है कि जो आपका सोशल मीडिया है फिर वो जिस तरह से हमारी क्लास लेता है तो हम चाहते हैं ये ना हो। अब आप अंदाजा लगाइए फिर घबराया हुआ कौन है, यानी सजा भी सुनानी है लेकिन मिन्नतें भी कर रहे हैं कि भाई आपकी मेहरबानी है,
نہ آپ ہمیں سخت الفاظ کہیں، نہ سخت ٹویٹ کریں، اور نہ آپ کا سوشل میڈیا ہماری بینڈ بجائے. تو اب آپ کو بتانے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ گھبرایا ہوا کون ہے. اور کل تو ہم یہ بھی کچھ لوگوں سے خبریں سن رہے تھے، اب یہ مبینہ خبریں ہیں بہرحال، لیکن یہ خبریں سنی کہ شاید کوئی خفیہ کیمرے بھی دے کے بھیجے گئے تھے تاکہ اگر کوئی عمران خان صاحب کے ایسے گھبراہٹ کے تاثرات ہوتے یا کوئی اس طرح کی ان کی جھنجھلاتے ہوئے کوئی ویڈیو سامنے آتی تو پھر یہ فوری طور پر اس کو ریلیز بھی کر سکتے تھے. یہ اب خبر ہے، مجھے نہیں پتا کہ اتنی سخت سیکیورٹی میں واقعی کیمرے جان بوجھ کے بھیجے گئے یا نہیں گئے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ خفیہ کیمرے بھیجے گئے تھے. تو ان کا خواب تو تھا کہ عمران خان صاحب گھبرائیں، ڈریں، پریشان ہوں. اور آپ کو میں ایک بات آج بتا دوں، یہ میری کوئی خبر نہیں ہے، یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے، ایک انالیسز ہے، ایک گمان ہے کہ ہر وقت تو عمران خان صاحب کے سیل کے اوپر آپ کو پتہ ہے ویجیلنس کے لیے کیمرے موجود ہیں، اور جتنا انہوں نے عمران خان صاحب کی امیج کو، ان کا جو ایک بت بن گیا ہے اس قوم کے سامنے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح کی کیمپینز لانچ کی، جس طرح سے میڈیا کو استعمال کیا، جس طرح سے بد زبانی کی، جس طرح تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ان کی کردار کشی کی، ان کی فیملی کی، یہ سب کیا. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ آبویسلی یہی مقصد تھا کہ جو ان کا ایک امیج ہے لوگوں کے دلوں میں، اس کو بالکل خراب کر کے اس کو بالکل منفی کردار دکھایا جائے. تو اسی وجہ سے ان کے اوپر کرپشن کے بھی الزام لگائے، ان کے اوپر اخلاقی جو کردار ہے اس کے حوالے سے بھی الزامات لگائے، پھر ان کے اوپر غداری کے اور یہ سب چیزوں کے الزامات لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر طرح سے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جنہوں نے اتنی محنت کی اور اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو جن کے پاس ہر وقت اس کی 24 گھنٹے کی فوٹیج ہر وقت کی موجود رہتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا سن رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیا لیٹا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، مطلب 24 گھنٹے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر کسی بھی لمحے وہ پریشان ہوا ہوتا، کسی بھی لمحے اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوتی جس سے انہیں لگتا کہ یہ ویڈیو اگر ہم مارکیٹ میں دے دیں تو جناب سارا امیج جو ہے وہ بہہ جائے گا، تو وہ کیا اس چیز سے ذرا سی بھی گریز کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ 1.5 سال سے جو شخص ان کے پاس قید ہے، اس کا کوئی ایک بھی ان کے ہاتھ میں ایسا کمزور لمحہ نہیں لگا کہ جس کو یہ نشر کر کے اس کے اوپر اس کو نقصان پہنچا سکتے. ورنہ جس قدر یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی شخص کسی وجہ سے پریشان ہو، اگر وہ کہیں تنہائی میں کوئی خدا کو یاد کر کے رو پڑے یا کچھ ہو، تو یہ اس کی کوئی بھی ویڈیو جاری کر دیں کہ لیں جی یہ تو گھبرا کے اندر چیخیں مار کے رو رہا ہے. تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں. تو مجھے تو ان سے کوئی بعید نہیں تھی، تو اس لیے اس طرح کی ان کی کوششیں اور خواہشیں وہ خواہش ہی رہ گئی. اللہ نے اس کو پہاڑ جیسا حوصلہ اور سمندر جیسی گہرائی دی ہے، اور وہ شخص ایک لمحے کے لیے بھی کہیں لرزا نہیں، کہیں خوفزدہ نہیں ہوا. اور آج انہوں نے یہ بات کہی بھی، انہوں نے کہا کہ خوفزدہ یا گھبرائے تو وہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اس کو کسی چیز کی گھبراہٹ یا خوف نہیں ہوتا. تو یہ جواب ہی ان کا منہ بند کرنے کے لیے کافی. اور اب یہ ان کو پتہ چل چکا ہے. میں آج نجم سیٹھی کا بھی ایک کلپ دیکھ رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اس بندے کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس بندے کو آپ اگر توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، پریشان کرنے کی، گھبرانے کی، اذیت دینے کی، کوئی بھی اگر آپ کوشش کر رہے تھے ڈرانے دھمکانے کی، وہ انہیں پتہ لگ گیا ہے، وہ یہ فیل ہو چکے ہیں. اور اب اس سے آگے اس کے علاوہ کچھ سوچنا پڑے گا، اس فریم سے، اس باکس سے کچھ آگے الگ سوچنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ پھر کیا کریں. کیونکہ نہ تو اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی اتنے سارے ظلم و ستم کے بعد، اور نہ اس کے ساتھ کھڑے لوگوں میں، عوام میں، اس کے دل میں کسی قسم کی بھی کوئی ایسی نفرت پیدا کر سکے یہ لوگ، یا اس سے کم از کم محبت ہی کم کر پاتے، وہ تک نہیں کر سکے. تو یہ سب ہوا. تو بہرحال یہ ساری آج ان کی اس کے اوپر گفتگو تھی. اور شیخ رشید صاحب بھی آج عمران خان صاحب سے ملے اور انہوں نے انہیں کہا کہ یہ مشکل وقت ہے لیکن انشاءاللہ گزر جائے گا، آخری امتحان ہے یہ. اور انہوں نے سنا ہے آج بوسہ بھی لیا عمران خان صاحب کا. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ ان کی واپس آہستہ آہستہ سے جو ہے نا ویسے انٹری ہو رہی ہے، تو آج ان کی بھی ملاقات رہی. اس کے بعد جی آج یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جو یونیورسٹی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے اس کیس میں کہ یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں دیا گیا، اس پہ ایک قانونی نقطہ آج فیصل چودھری صاحب نے بیان کیا، بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر یہ کوئی آپ اس نتیجے پہ پہنچے بھی کہ ٹرسٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس سارے معاملے کے ساتھ ٹرسٹ کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس لحاظ سے کہ اس پہ آپ نہیں بندش لگا سکتے نا، وہ تو فلاحی ادارہ ہے. لیکن اگر آپ نے کچھ ایسا کیا بھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے ان کی تحویل سے لینا ہے، یہ کوئی انلیگل ٹرسٹ ہے، تو اس صورت میں بھی آپ وفاق کے پاس اس کو دے سکتے تھے، کیونکہ وفاق اس کیس میں
जो है वो इन्वॉल्व है ना, उसका पैसा था वजारत ख़जाना का या सुप्रीम कोर्ट में आया, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है विफाक से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। तो आपने पंजाब हुकूमत को किस तरह ये दे दिया? ये तो वाज़े तौर पर लग रहा है कि जैसे कोई इंतकामी तौर पर कोई ख्वाहिश थी कि जी मरीम नवाज साहिबा को जो है ये दे दिया जाए, और जिस तरह फौरी उन्होंने उसका इजहार भी किया 1 घंटे के अंदर अंदर एक और तकरीब में, उससे तो ये लगा कि निशाने पे था, जैसे उन्होंने पहले से सोच के रखा हुआ था कि ये फैसला यूं आए और इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी ज़रा मेरे हवाले करो। तो ये इस तरह की मुझे जो है वो कैफियत लग रही थी। बहरहाल चौधरी साहब ने कहा है कि इसके ऊपर हम पूरी फाइट भी करेंगे और इस ट्रस्ट को वापस लेंगे, इनके हवाले तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का भी काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है फ़िक्रमंद होना बनता है। पहले से ही मैं नोटिस कर रही थी, और ये कुछ मैंने वीडियो क्लिप्स भी देखे, BBC ने भी कुछ स्टूडेंट से बात की हुई थी, तो उन्होंने इस बात का पहले ही खदशा ज़ाहिर किया था कि हमें खदशा है हमारे फ्यूचर से मुताल्लिक कि अगर इस तरह की ये इस केस में कोई फ़ैसला खिलाफ आता है तो फिर हमारी डिग्री का, हमारी पढ़ाई का, हमारा क्या फ्यूचर होगा। तो ये जो बात थी इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे, और ज़ाहिर है अभी चाहे वक्ती तौर पर ही सही लेकिन एक रुकावट तो उनकी पढ़ाई में आई है। तो ये बच्चे जो बेचारे अपने आराम से स्कॉलरशिप पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जो अपनी तालीम जारी रखे हुए थे, उनको इन्होंने अलग से जो नुकसान पहुंचाया है, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा, ये एक अलग से सवाल है। अब मरीम नवाज साहिबा की तरफ आने से पहले मैं इमरान साहब ने जो एक बड़ी डिमांड सामने रखी है वो ज़रूर साथ आपके शेयर करूँगी। उन्होंने आज ये पूछा है और मुतालबा भी किया है कि बहुत आपने ये शेर सुना है हर एक से कि जनाब बंद लिफाफे की मंजूरी ले ली, बंद लिफाफे की, सीक्रेट लिफाफे की मंजूरी ले ली, और इस पे बड़ा प्रोपेगेंडा भी हुआ है कि जी अगर कुछ गलत नहीं था तो फिर आपने इसको सीक्रेट क्यों रखा, फिर इसको बंद लिफाफे में मजबूरी क्यों आपने इसको रखा, और क्यों इसको मंजूर किया इसी तरह से। तो इमरान खान साहब ने आज इसके ऊपर डिमांड की है कि मैंने अगर ऐसा ये किया है और ये इन्वेलप इस तरह आपको लगता है कि बड़ा कोई ख़तरनाक है, तो भाई आपने क्यों नहीं खोला। अब तो मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ ना पिछले 3 साल से, उसके बाद आपकी सरकार ही आई, तो भाई आप अभी जब ये मेरे जाने के बाद इस इन्वेलप को खोल लेते, देख लेते उसमें ऐसा क्या था गलत जो कि हम लोगों ने कोई मंजूर कर लिया, तो जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो गई। दूसरा उन्होंने कहा कि इस पूरे केस में इस बंद लिफाफे का चर्चा भी रहा, इस डीड के ऊपर ये साबित करने की कोशिश की जाती रही कि ये डीड जो थी ये कोई इल्लीगल डीड थी, लेकिन मज़े की बात ये है कि इस डीड को, इस एग्रीमेंट को, इस जो एक बुनियादी नुक्ता बना रहा हर वक्त तनाज़े का, उसको कहीं पर लाया ही नहीं गया अदालत में। अदालती रिकॉर्ड, अदालती कार्रवाई का वो हिस्सा ही नहीं बनाया गया। भाई अगर वो गलत है या सही है वो तो बाद की बात है, पहले उसको लेकर तो आए, उसको खोलें तो सही कि उसमें है क्या। इसकी क्या वजह है कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बना, वो कभी ओपन ही नहीं किया गया। अब ओपन कर दें, पब्लिक कर दें, आप दुनिया को दिखा दें इमरान खान ने क्या ऐसी चीज़ मंजूर करा ली थी, वो पता लगे कुछ। लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि जिस भी ऐसी बात के ऊपर इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा किया है या पूरा एक नैरेटिव बनाया है, वो चीज़ कभी सामने नहीं आई, ना वो पब्लिक को इन्होंने दी और ना इन्होंने अदालत में कभी उसको खोला। मैं आपको एक और मिसाल दे देती हूँ, साइफर के आपने ऊपर देखा, पूरा केस बना, पूरा जनाब नैरेटिव बनाया गया, मीडिया पे सब कुछ हुआ, लेकिन वो साइफर है कहाँ? वो साइफर आज तक कभी खुला? क्या इन्होंने साबित किया कि असल में जी साइफर ये था और इमरान खान ने इसके ऊपर ये खेल खेला, इस वजह से जी हमने ये मुकदमा बनाया था? वेयर इज दैट साइफर? और सारे मुकदमे में भी वो साइफर कहीं भी पेश ही नहीं किया गया अदालत में, ना ट्रायल कोर्ट में और ना ही हाई कोर्ट में। वो साइफर कभी पेश नहीं किया गया। इमरान खान तो कह रहा है कि साइफर खोलो, बताओ लोगों को उसमें क्या लिखा है। उस वक्त भी साइफर को नहीं खोला गया, और आज भी जब ये अब हर वक्त डीड आप सुन रहे हैं जी, बड़ी कोई मंजूरी ले ली, बंद लिफाफा करके बड़ा हॉरर म्यूजिक लगा के उसकी वो बनाई जाती है वीडियोस वगैरह, तो भाई अब खोल दो ना, क्या है उस लिफाफे में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं इसके ऊपर इससे लगता ये है कि सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, और अगर कोई उसकी ऐसी मजबूरी है कि आप नहीं खोल सकते क्योंकि जो कोई बाहर की कंपनी NCA के साथ आपने उसके जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ है, तो भाई फिर अगर ये है तो फिर इसी बात का इसका मतलब है उसने भी लिहाज रखा, फॉलो किया उसको, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट था। और अगर वो कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं था और ये कोई अपनी पर्सनल गेन की वजह से उसको खोला नहीं था, तो अब आप खोल दें, खोलें तो सही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आज की गई है।
बहरहाल इसके साथ साथ जी आज जो एक अहम मामला है वो इस हवाले से भी है कि जो मरीम नवाज साहिबा की मैंने आज खबर देखी है कि उनको अपनी तस्वीरें इधर उधर लगाने से अभी तक भी दिल नहीं भर रहा, तो अब उन्होंने ये सोचा है कि मैं तो कोई अलग ही किरदार बन जाऊं तारीख़ का, और उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जी मुतालिया पाकिस्तान की किताब में जुनैद सलीम साहब की मैंने खबर देखी थी और उसके बाद अब बाकी लोग भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जी उन्होंने अपनी मुतालिया पाकिस्तान की जो 10th की किताब है उसके अंदर अपनी और अपनी वालदा की तस्वीरें जो है वो ऐड करवाई हैं। किस तरह, एक चैप्टर ऐड करवाया बेसिकली कि जी ख़वातीन का किरदार, जो पाकिस्तान की तारीख़ है उसमें ख़वातीन का किरदार, और उसमें जहाँ पे उन्होंने और ख़वातीन की बात की है जिनका वाकई में ही कोई किरदार हो, जैसे फातिमा जिन्ना वगैरह, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अपनी और अपनी वालदा की भी तस्वीर लगाकर अपना भी किरदार जो है वो बीच में लिख दिया। भाई बंदा पूछे कि आपकी वालदा का ऐसा क्या किरदार है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए या पाकिस्तान की खिदमत में, उन्होंने ऐसा क्या किरदार अदा किया है, या आप मोहतरमा ने क्या किरदार अदा किया। कुलसूम नवाज साहिबा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बज़ाहिर तो जो उन्होंने उस वक्त अगर थोड़ी बहुत लीड की थी कोई तहरीक, तो वो तो उन्होंने अपने शौहर के लिए की थी, उसको रिहाई दिलवाने के लिए की थी, और उन्होंने उस वक्त के जर्नैल के साथ एक कामयाब डील मेकिंग में किरदार अदा किया, और उसके बाद वो अपने फैमिली को लेकर यहाँ से चली गई। तो उसमें पाकिस्तान को क्या मिला था, पाकिस्तान की जमहूरियत का क्या फ़ायदा हुआ था। आपने तो एक तरह से बजाय इसके कि आप डट कर खड़े होते आमिर के सामने जिसने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया था, तो आप उसका मुकाबला करते, फिर तो कोई बात भी थी। भाई आप तो उसके साथ डील मेक करके बाहर चले गए, एक एग्रीमेंट किया आपने रिटर्न बाकायदा। तो अगर आपने कुछ उस वक्त किरदार अदा किया तो वो आपकी फैमिली के लिए तो एक अच्छा किरदार हो सकता है कि चलिए एक मुश्किल वक्त में उन्होंने आपको मुश्किल से निकाला, लेकिन उसका जमहूरियत को या पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है, उसकी क्या खिदमत हुई। और इसी तरह से मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है पाकिस्तान के लिए ऐसा कि वो समझती हैं कि उनका जो नाम है वो किताबों में आना चाहिए या उनकी तस्वीर जो है वो किताबों में छपनी चाहिए। आखिर कौन सा ऐसा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है, कौन सी ऐसी खिदमत, कौन सा ऐसी मुनफरिद अचीवमेंट उन्होंने कर ली है पाकिस्तान के लिए कि जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि वो तारीख़ का कोई ऐसा लाफानी किस्म का किरदार बन गई हैं। उन्होंने भी बेसिकली यही किया है कि एक डील मेकिंग की है, जैसे पहले उनकी वालदा ने अपने शौहर के लिए की, इसी तरह उन्होंने अपने वालिद के लिए की। उनकी वालदा ने जनरल मुशर्रफ के साथ की और इन्होंने जनरल बाजवा के साथ की, और उसके बाद ऑनवर्ड्स। तो ये इनका किरदार तो ये है कि जनरलों के साथ डीलें करके अपनी सियासत बचाओ, अपनी जान बचाओ, इक़्तिदार हासिल करो। तो ये कोई जमहूरियत के लिए इनकी कुर्बानियाँ या खिदमात हैं जिसके लिए ये अपनी तस्वीरें जो हैं वो किताबों में लगवाती फिर रही हैं। ये बात असल में ये है कि मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि ये बेसिकली ख़ुद पसंदी, नरगिसियत और जो अपनी तारीफ़ करवाने और करने का एक बहुत हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ जुनून होता है, जो पागलपन की हद तक चला जाता है, जो एक मेरा ख्याल है किसी हद तक एक बीमारी की शक्ल बन जाता है ज़हनी। ये वो है कि आप कब्रिस्तानों में अपनी तस्वीर लगना देखना चाहते हैं, आप कूड़े के ट्रकों पर भी अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं, आप गटर के ढक्कनों पर अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं, आप वासा के कैंपों में अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं, आप अपनी तस्वीर किसी बच्चे ने उठाई उसको देख के आप खुशी से पागल हो जाते हैं कि हाय मेरी तस्वीर उठा ली, कि जैसे पता नहीं क्या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो गई। तो ये खुद पसंदी की एक हद से ज़्यादा बढ़ी हुई, खुद पसंदी होती है, हर शख्स को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन एक हद से ज़्यादा इस तरह आपको एक चीज़ जो है वो आपके दिमाग को कैप्चर कर ले तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती। तो ये वही चीज़ है। तो इसी चीज़ के अब उन्हें लगता है कि जो उनका जो सियासी मुखालिफ है वो कहीं जाता है, उसकी तस्वीरें हैं, वो हर जगह उसके रिकॉर्ड्स हैं, वो किताबों में है, वो ICC के रिकॉर्ड्स में उसकी तस्वीरें हैं, उसकी तो अचीवमेंट से पूरी लाइफ इबारत है। तो अब वो अपने आप को बहुत छोटा नन्ना मुन्ना सा एक बिल्कुल बोना सा किरदार महसूस करती हैं। तो वो अपने किरदार को बड़ा करने के लिए फिर ये करती हैं कि हर जगह मेरी तस्वीरें लगा दो जिससे लगे कि मैं भी कोई बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। तो ये इस किस्म की एहसास कमतरी जो है ये उसका एक इजहार है। बहरहाल आप अपनी एहसास कमतरी जिस तरह मर्जी पूरा करें, लेकिन बच्चों को कम से कम सही तारीख पढ़ाएं, और बच्चों को कम से कम जो हमने पहले ही बड़े अंधेरे में रखा हुआ है मुतालिया पाकिस्तान के सिलसिले में, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि बच्चों को जो है असल मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाई जाए और उनको असल जो पाकिस्तान की तारीख है वो पढ़ाई जाए, और जिसका जो किरदार है, असल किरदार जो है वो बताया जाए। ये अब मेरा ख्याल है अंधेरों से निकलने का दौर है, और इसमें हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हम अपनी हकीकत
خود پہچانیں اور آگے اس کو مانتے ہوئے اپنی غلطیوں کا ادراک کرتے ہوئے، پہلے تو ہم وہ مانیں گے کہ ہاں ہم غلط کہاں تھے، پھر ہی ہم آگے کوئی سوچیں گے نا کہ اب ہم نے بہتری کیسے کرنی ہے. تو اب وہ دھول جھونکنے والا زمانہ تو گیا ختم. تو اب لہٰذا ہمیں اپنی تاریخ کو بھی سیدھا کرنا ہے اور آگے اپنے مستقبل کو بھی سیدھا کرنا ہے اسی کے تناظر میں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. حافظ.